की भर्ती बहुत नज़दीक है और वो बच्चे इसमें उम्मीद करते हैं कि जिनको हाइट की समस्या होती है या जिनका कहीं और नंबर नहीं आ रहा होता है, वो लोग भी ये उम्मीद करते हैं कि शायद मैं उसमें अच्छी होती हैं, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और बहुत सारे बच्चे वो कि जो फिजिकली बाकी जगह उतने फिट नहीं हैं और वो भी ग्रुप डी की तरफ देखते हैं, इस भर्ती की तरफ, और रेलवे में शौक भी रखते हैं कि सर मुझे रेलवे में ही जाना है, रेलवे की भर्ती। मेरे दोस्त रेलवे में हैं तो वो बड़े खुश हैं इस जॉब में जा कर के। उस तरह के भी बच्चे सपने देख रहे होते हैं। तो इस भर्ती का आप सबको मालूम है कि 23 जनवरी को फॉर्म आ रहे हैं। तो जब 23 जनवरी को फॉर्म आ रहे हैं तो बच्चे, जाहिर सी बात है कि इस समय वो सही समय है कि जब आप अपने आप को एक्टिवेट कर दें या इस भर्ती के लिए खुद को झोंक दें। वो अब टाइम आ चुका है। आप ये सोचें कि सर अभी एग्ज़ाम डेट नहीं है, तो जब एग्ज़ाम डेट होगी तब आपके पास सिर्फ 1 महीना होगा, 1.5 महीना होगा, 2 महीना होगा। जैसे आप देखें रेलवे कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट नहीं है और एग्ज़ाम होना मार्च में है, वो एक्सपेक्टेड है और अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं है। अगर वो फरवरी में आएगी, मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो कैसे कोई तैयारी करेगा? तो एग्ज़ाम डेट देख करके तैयारी नहीं करनी। हमें पता है कि इसका फॉर्म की ये डेट है, मेरा फॉर्म भर जाएगा, मैं फॉर्म भर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ, इतना काफ़ी है। आज का जिस लेवल का कंपटीशन है, आपको उसी दिन से कि जब आप उसके भर्ती के लिए एलिजिबल हो गए हैं एज वगैरह से, तो फिर आपको उसी दिन से उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपके हाथ का काम नहीं है। एग्ज़ाम डेट दूसरे के हाथ में है। वो जब आएगी वो आती रहेगी। लिस्ट आ चुका है। 23 जनवरी को फॉर्म है जिसमें 32,000 वैकेंसीज के लिए बोला गया था, जो अब बढ़ करके 58,000 की बातें हैं। 18 से 36 साल एज है, क्योंकि 3 साल आपको इसमें छूट दी गई है कोरोना की वजह से, वरना 33 रहती है इसमें। ठीक है, तो 36 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 39, SC ST के लिए 42 है। इसका पूरा जो प्रोसेस है वो आप सबको मालूम होना चाहिए कि पहले फॉर्म है, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम है, वो भी एक एग्जाम है, CBT 1 CBT 2 नहीं। पिछली बार 2 दे दिए थे, जब 2019 में आई थी तो बच्चों ने आंदोलन किया और फिर ये CBT 1 आया, यानी ये डिजिटल प्रोटेस्ट किया था बच्चों ने। ठीक है, कि ग्रुप डी की भर्ती के लिए कैसे आप 2 पेपर ले सकते हो। तो यहाँ पर अब एक ही पेपर आएगा, उसके चांस नहीं है। दूसरा स्टेप होता है, यानी एक हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा स्टेप हो गया आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET, और तीसरा हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा हो गया मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल बड़ा नॉर्मल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके 10th के और आपके कास्ट सर्टिफिकेट ही देखा जाना है, और PET में आपको 35 किलो वजन लेकर के 100 मीटर दौड़ चलना है, दौड़ना है, जो कहो वो करना है। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल है। और एग्जाम के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम है। इस पे जिसने फोकस कर लिया वो इस नौकरी को ले गया। ठीक है, चलो, ये 58,000 की बात कहां से उठी थी? हालांकि उठी इससे पहले गई थी, क्योंकि एक ऑफिशियल नोटिस था या अनऑफिशियल था, जैसा भी था, वो इंटरनल नोटिस था, उसके बिहाफ पे छपा या वो इसके बिहाफ पे छपा, वो अलग बात है, क्योंकि वो इससे पहले आ गया था। बट ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज जिसपे सबसे ज्यादा बच्चे भरोसा करते हैं, ये उसमें छपा था। और इसको ये कहना कि ये 100% सही है, इसको कहना मैं इसलिए, बस इसलिए बच रहा हूं, मैं 100% कह भी देता इस वजह से, क्योंकि ये जो है ना, ये जुड़ करके 58,242 नहीं बन रहे हैं। अगर ये बन रहे होते तो फिर तो 100% ये सही था। बट हो सकता है अभी इसको मतलब उस तरह से बांटा ना गया हो और इकट्ठे पद ये तय हो गए हों, कि कुछ भी संभावना हो सकती है। पर पूरी पूरी संभावना ये चल ही रही है कि पद बढ़ के आएंगे, लेकिन ये पता चलेगा 23 जनवरी से पहले पहले। ठीक है, और ये जो 58,000 की बात थी, मैं कह रहा हूं कि इस लेटर को देख करके वो छपा है, ऐसा उम्मीदें कम है, क्योंकि ही कर चुका हूं तो इसलिए उस बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। आज जिस बारे में बात करने आया हूं सिर्फ उतनी ही बातें करूंगा। और ये आपको मालूम है कि एग्जाम में क्या क्या आता है, एक बार और देख लेते हैं। 90 मिनट का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन को कैसे कैसे बांटा गया? 25 क्वेश्चन साइंस, 25 मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन
जीके एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अलग से लिखा है तो जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स का रोल थोड़ा सा सामान्यतः एग्जाम से ज्यादा होगा। और ये आप मान लीजिए कि ये 3 सब्जेक्ट आप जहां के लिए भी जिसके लिए पढ़ते हैं वो सारे इसमें भी काम आएंगे। एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जो विशेष पढ़ना पड़ेगा आपको, हालांकि आपने जनरल साइंस पढ़ रखी है और यहाँ लिखा भी जनरल साइंस ही है। जब आप इसका सिलेबस भी देखते हैं जनरल साइंस का तो वहां साफ साफ लिखा होता है कि 10th तक का सीबीएसई पैटर्न आपको पढ़ना है। तो 10th तक का सीबीएसई का हो या एनसीईआरटी का हो, एक ही बात है। सिलेबस देखोगे तो यही लिखा मिलेगा। तो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हो यानी इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका इसमें सिलेक्शन श्योर हो जाता है। तो मेन जो सिलेक्शन डिपेंड करता है वो साइंस पर करता है। और साइंस और अलग एग्जाम से मतलब इसका साइंस इतना डर क्यों बैठा हुआ है बच्चों में, उसका एक ही कारण है कि इसमें बच्चों के मन में एक विधा उत्पन्न रहती है कि भाई इसमें ना न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, और वो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं होते। हो सकता है फिजिक्स में आपको 3-4 न्यूमेरिकल पूछ ले, हो सकता है केमिस्ट्री में 2-3 पूछे, यानी टोटली 5-6 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं 25 में से। और वो न्यूमेरिकल्स बहुत आसान चीज़ है, वो फॉर्मूले ही तो हैं, उस फॉर्मूले पे बस डिजिट रखनी है वो। बट वो फॉर्मूले ही याद करने में दिक्कत होती है बच्चों को, उसको कैसे समझा जाए, वो साइंस कौन सी है जिससे इसका विशेष पहचान बनती है ग्रुप डी की। तो इसके लिए आप आरडब्ल्यू पे भरोसा रखें, आपको साइंस में तकलीफ नहीं होने देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। संख्या तो इसमें अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि 32,000 आएंगे या 32,000 से बढ़ के आएंगे। तो आएंगे 32,000 से बढ़ के, वो 58 हो, 60 हो, 70-75 तक की भी बात कुछ लोग करते हैं कि ग्रुप डी में अंत तक जब ये भर्ती होगी तो 75,000 पद होंगे। पर वो 75,000 होंगे या नहीं होंगे, पर ये जरूर दिख रहा है कि 50+ तो पद आने ही हैं। पिछली बार ये 1 लाख थे, ठीक है। फॉर्म डेट ये क्लियर है, 23 जनवरी को आएंगे, तो उससे पहले पदों की संख्या क्लियर हो जाएगी। हालांकि बाद में भी पदों की संख्या बढ़ती रहती है, कई भर्तियों में बढ़े हैं। एग्जाम के लिए समय कितना मिल जाएगा, तो ये मैं पहले ही कह चुका हूं भाई अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, तो आप ये मान लो कि रेलवे के पास जो समय खाली है वो जुलाई के बाद ही है, तो ये जुलाई के बाद ही होगा। तो आप एक्सपेक्टेड मंथ जुलाई मान सकते हैं, क्योंकि हम ठीक है। एक टारगेटेड स्कोर अगर आप देखना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं कि मुझे किस स्कोर को टारगेट करना चाहिए ग्रुप डी में जॉब की सिक्योरिटी के लिए, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इसके अंदर अगर 100 में से 75 क्वेश्चन राइट कर देते हो, भाई जैसा पेपर पिछली बार आया मैं उस हिसाब से कह रहा हूं, 75 क्वेश्चन का टारगेट जो अचीव करना बहुत मुश्किल है। पिछली बार की बात करूं तो जो सेलेक्ट हुए उनमें मुश्किल से 1000 बच्चों के सही हुए होंगे, 1 लाख बच्चों में जो सेलेक्ट हो गए उनमें 1000 बच्चे ही 75 क्वेश्चन कर पाए होंगे। तो आप कहो सर इस बार भी तो 50,000 वैकेंसीज हैं, तो इसका मतलब 75 पे तो श्योर ही सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कह रहा हूं पिछली बार 1 लाख की जगह अगर 1000 वैकेंसीज भी होती तो 75 वालों का सिलेक्शन हो जाता है, ये मैं कह रहा हूं। हालांकि कुछ जगह सिलेक्शन ऐसा भी हुआ कुछ आरआरबीज में कि एक बच्चे के 33 क्वेश्चन ठीक, कट ऑफ हालांकि 61-62 पे गया, तो 61-62 पे भी इसका नंबर था 33 क्वेश्चन वाले का। ये मेरे सामने एग्जाम्पल था। ये कैसे? नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि पेपर बहुत सारे होते हैं और जितने ज्यादा होंगे नॉर्मलाइजेशन में उतना ही ज्यादा फर्क पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो इस बच्चे को क्या इतने ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन मिल गया होगा 28-29 का, ये मेरी आंखों के सामने का उदाहरण था। तो भाई मतलब ये 61-62 की कट ऑफ में 33 क्वेश्चन ला के भी क्लियर कर गया। मैं ये कह रहा हूं कि पिछली बार कट ऑफ जो गई थी वो 65 भी गई, 67 भी गई, 68 भी गई, 71 भी गई, कहीं की 72 भी गई, पर उनके 65, 67 या 71, 72 ही क्वेश्चन नहीं थे। उनके क्वेश्चन 40 भी थे तब भी उनके 68 हो गए, किसी ने 45 किए उसके तब भी 70 हो गए। तो ऐसे भी सिलेक्शन हुए हैं, यानी 100 में से 45-46 क्वेश्चन पे भी अच्छी जगह अच्छी आरआरबी में सिलेक्शन हो गया था। तो अब 75 क्वेश्चन अपने आप में फिर तो चैलेंज हो गई, तो फिर तो 1000 बच्चे से ज्यादा होंगे ही नहीं। नॉर्मलाइजेशन होकर हो सकता है 90 पे भी पहुंच गए हों।
ठीक है, तो इसलिए भाई जो टारगेट स्कोर है, टारगेट तो हम सेफ स्कोर को कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक मतलब एक आंकड़ा दे रहा हूं कि क्या क्या आप अपने स्कोर से सेट कर सकते हो, जिससे, और ये बहुत असंभव नहीं है, ये बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। और सफलता के भाई 3 सूत्र हैं, देखो जब भी आप ऑनलाइन करते हो, जिससे, और ये बहुत असंभव नहीं है, ये बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। सूत्र देखो, जब भी आप ऑनलाइन, देखो आज के टाइम में ऑफलाइन बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं शायद सिलेक्शन भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो 2 घंटे 3 घंटे से अब सिलेक्शंस नहीं होते। सिलेक्शन अब होते हैं कि रोज आपको 7-8 घंटे घर पे पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाली चीज, तो अगर, चूंकि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है। एक तो आप क्लासेस, कुछ बच्चे तो ऐसे करते हैं कि मैं एकदम फ्रेशर हूं, तो फ्रेशर हूं तो बिल्कुल आप, जैसे आपका टीचर कह रहा है एक जगह फॉलो कर लो। मेरी बात याद रखना, अगर आप फ्रेशर है ना, तो आप जगह जगह मत भटको, सिर्फ एक जगह पढ़ो, और उस एक जगह ही पूरे विश्वास से पढ़ो, आप सबसे जल्दी सीख जाएंगे। और एक बच्चा जगह जगह से पढ़ता है, मैंने वो चैप्टर वहां से करा, वो चैप्टर वहां से करा, वो नहीं कर पाएगा उतना बढ़िया, अगर फ्रेशर हो। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो फिर उन कोशिश करिए कि उन चैप्टर्स की ही क्लास देखूं जो मेरे वीक है, तो क्लासेस को आप ऐसे टारगेट करिए। फ्रेशर बच्चे को एक, अगर किसी बैच से भी वो जुड़ जाए तो उसके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि बैच में टीचर फालतू की बातें नहीं करेगा। यूट्यूब पे आपको बहुत फालतू की बातें मिल जाएंगी, बैच में वो सिर्फ कंटेंट रिलेटेड करेगा, लेकिन उससे पहले रिसर्च करो कि कौन वास्तव में बैचेज अच्छे कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। अगर आप आरडब्ल्यू पे भरोसा करते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो भरोसे पे आप आरडब्ल्यू को दुगना खरा उतरता पाओगे, दुगना, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। बुक्स की बात करूं तो भाई बुक्स, जिन बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुतायत हो, उन बुक्स को पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर ही बहुत सारा पेपर 70-80% उनसे ही बन जाता है, और वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है। क्योंकि देखो, बुक्स एसएससी के लिए भी अलग हैं बुक्स, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो सारे एग्जाम्स को ओरिएंटेड करके बनाई गई हैं, जिसको रेलवे का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि जो रेलवे के लिए बुक्स अगर किसी ने बना भी रखी हो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि वहां रेलवे के एग्जाम्स के पैटर्न को ध्यान में रख के बनाया गया होगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट ये आपको हर संडे में फ्री प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बुक्स के लिए हम लोगों ने भी हर सब्जेक्ट की अलग अलग बनाई हुई है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, एक रेलवे विज्ञान हम लोग लेकर के आ रहे हैं, रेलवे विज्ञान के नाम से। तो ये आपको धर्मेंद्र सर और भावना मैम, इन दोनों टीचर्स की आपको इसमें मेहनत दिखेगी, जो हाथ से एक एक शब्द है ना, अगर मैं एक शब्द, एक लेटर की बात करता हूं, तो वो आपको बिल्कुल अपने हाथों से लिखा दिखाएंगे यार। ये मतलब बिल्कुल संजोया है, किसी कंटेंट राइटर की हेल्प नहीं है, ये एकमात्र बुक है आर्ट, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और एक इन्होंने दिया पृथ्वी एवं पर्यावरण विज्ञान, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस देखे गए हैं, ठीक है। तो ये भावना मैम और धर्मेंद्र सर के द्वारा लिखी हुई बुक है, जो आपको शायद मैं 26 जनवरी या उसके आसपास लॉन्च कर रहा हूँगा। कि देखिए यहां भी हमने साइंस में दी थी, और मैं कहता हूं कि भाई देखो, ये एनटीपीसी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, लेकिन अगर आपको ग्रुप डी लेनी है, तो इनका फोटो जिस पे लगा हो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। और ये 3 बुक्स, ये ग्रुप डी और एनटीपीसी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दोनों कॉमन एग्जाम भी